बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के YouTube चैनल पर मैं JP बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष हिंदी आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम जिन कवि के पदों की व्याख्या करेंगे वो कवि हैं पद्माकर। पिछले व्याख्यान में भी हमने कवि पद्माकर का जो व्यक्तित्व, कर्तृत्व और जो जीवन परिचय, उनके जो ग्रंथ हैं, उनकी जो सारी जो उपलब्धियां हैं, उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से यहाँ जानकारी प्राप्त की। आज हम इस व्याख्यान में उनके जो पद संख्या है, पिछले व्याख्यान में हमने उनके 1 और 2 पदों की सप्रसंग व्याख्या जानी। आज के इस व्याख्यान में हम उनके जो 3, 4 और जो 5 3 पद हैं, उन 3 पदों की यहाँ हम सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और उनका जो तीसरा जो पद आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है, वह तीसरा पद इस तरह से है। चंचला चमा के चहूँ ओरन ते चाह भरी, चरची गई तो फेरी चरजन लागिरी। कहे पद माकर लवंगन की लोनी लता, लरज गई तो फेर लरजन लागिरी। कैसे धरो धीर वीर त्रिविध समीर तन, तरज गई तो फेर तरजन लागिरी। घुमड़ी घमड़ घटा घन की घनेरी, आबे गरज गई तो फिर गरजन लागिरी। ये जो पद है ये बहुत ही जिस लयात्मकता है, इसमें संगीतात्मकता है और एक प्रकार से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि पद्माकर के द्वारा इस पद को लिखा गया है। सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्दार्थ जिनका प्रयोग कवि ने इसमें किया है, उनका कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ जान ले। चंचला, चंचला कहते हैं हम बिजली को। चरजी यानी चमकना, लौनी लावण्य युक्त, लरज एक प्रकार का कंपन या कांपना, त्रिविध समीरे यानी 3 प्रकार की हवाएं, तरज यानी चलना, चलायमान करना, घन बादल, घनेरी घनी या अत्यधिक, ती यानी वह या वैसा ही, हम इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। प्रसंग हम इसका ये लेंगे कि प्रस्तुत जो अवतरण है वो आपके पाठ्यक्रम में लिया गया कवि पद्माकर का पद है और ये वर्षा ऋतु के वर्णन से संबंधित पद माना जा सकता है। इसमें वर्षा ऋतु के प्रभाव का बड़ा ही भावपूर्ण सब चित्र उपस्थित करके और पद्माकर कवि ने ये एक विरहिणी नायिका के माध्यम से उसका ये कथन यहाँ कहा है। यानी एक विरहिणी नायिका का ये कथन है, एक विरहिणी नायिका ऐसा कह रहे हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए विरहिणी नायिका कहती है कि चारों दिशाओं में चंचला चमा के चहूँ ओरन ते चाह भरी, यानी चारों दिशाओं में अर्थात सब और चाह से भरी, अर्थात बेरोक टोक बिजलियां पहले चमकती थी तो वे ही अब फिर चमकने लगी है। चरज गई तो फिर चरजन लागिरी, यानी अब ये चमकने लग गई है, पहले चमकती थी अब वो चमकने लगी है। कवि पद्माकर कवि कहते हैं कि लोंग की कहे पद्माकर लवंगन की लोनी लता, लरज गई तो फिर लरजन लागिरी, यानी लौंग की लावण्यमयी लताएं जो पहले कंपायमान होती रहती थी वे ही अब फिर कंपायमान होने लगी है। हे प्रियतम, आगे वो कह रही है कि हे प्रियतम, कैसे धरो धीर वीर त्रिविध समीर तन, तरज गई तो फिर तरजन लागिरी। विरहिणी नायिका कह रही है कि हे प्रियतम, मैं ऐसे समय में कैसे अपने मन में धैर्य को धारण करके रहूं, ये कैसे मैं अपने धैर्य को धारण करूं, क्योंकि जिस शीतल मंद सुगंधित हवा ने पहले मेरे शरीर को विचलित या रोमांचित कर दिया था, वही तीनों प्रकार की हवा अब मेरे शरीर को चलायमान कर रही है। जो बादलों की घनी घटाएं, घूमड़ी घमड़े घटा घन की घनेरी, अबे गरज गई थी फिर गरजन लागिरी। फिर नायिका वर्णन करते हुए कह रही है कि जो बादलों की घनी घटाएं बड़े घमंड के साथ उमड़ घुमड़ कर गर्जना करके चली गई थी, वे ही अब वापस आ गई है और अब फिर जोरों से वो गरजने लगी है। आशा यह है कि संपूर्ण प्रकृति में वर्षा काल का जो प्रभाव है वो फैल गया है तथा इससे नायिका की जो वियोग व्यथा है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, उग्र हो गई है। प्रकृति का उद्दीपनकारी जो वर्णन कवि पद्माकर ने अपने प्रस्तुत पद में जो प्रस्तुत किया है, वास्तव में इसको हम एक अनूठा प्रकृति वर्णन कह सकते हैं। और
वियोग की जो दीर्घकालीन जो अवधि की जो व्यंजना से नायिका की वेदना का भावपूर्ण चित्रण कवि पद्माकर ने अपने इस पद में किया है। जैसे कई शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है जिनमें नाच सौंदर्य देखा जा सकता है, और वो शब्द हैं गरज, तरज, लरज और चरज। इसमें यमक, काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ माना जा सकता है। कवित्व छंद की जो तुकांत पद योजना जो है वो वास्तव में प्रभावपूर्ण बन पड़ी है, और कवि पद्माकर का ये जो पद है वो बहुत ही अनूठा पद माना गया है। अब हम लेते हैं उनका पद संख्या 4। पद संख्या 4 जो आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है वो पद इस तरह से है। आई हो खेलन फाग इहा ब्रज बान पुरी ते सखी संग लीने, त्यों पदमा कर गावती गीत रिझावती हाव बनाई नवीने, कंचन की पिचकी कर में लिए केसरी के रंग सो अंग भीने, छोटी सी छाती छुटी अल के अति भेष की छोटी बड़ी पर बीने। यानी आपके पाठ्यक्रम में जो ये चौथा जो पद उनका लिया गया है, इस चौथे पद की हम सत्संग व्याख्या बिल्कुल इस तरह से करेंगे, क्योंकि घनानंद कवि ने अपने इस पद का सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनका भावार्थ हम यहाँ जान लें कि फाग, फाग कहते हैं होली को, नवीने नए नए, हाव शरीर की विलास चेष्टाएं, कंचन सोना, पिचकी यानी पिचकारी, रंग की पिचकारी, कर यानी हाथ, भीने का अर्थ भीग कर सुगंधित हुए, और अलके यानी बाल, बालों की लटे, बैस यानी अवस्था, और परवीने यानी चतुर। प्रस्तुत जो अवतरण है वो पद्माकर के द्वारा रचित श्रृंगार विलास एवं राधा के रूप सौंदर्य से संबंधित पद माना जा सकता है। इसमें राधा का फाग खेलने के लिए आने का वर्णन किया गया है। कवि के वर्णनानुसार राधा कह रही है कि मैं यहाँ गोकुल में अपने पिता वृषभानु की नगरी से अपनी सहेलियों को साथ लेकर होली खेलने के लिए आए हूँ। पद्माकर कवि कहते हैं कि राधा तथा उसकी सखियाँ फागोत्सव के अनुसार मधुर गीत गाती हैं और अनेक नई नई शारीरिक चेष्टाएं या श्रृंगार चेष्टाएं प्रदर्शित करती हुई सभी को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। उसके हाथों में सोने की पिचकारी है और केसर के रंग के समान कांति में उसका शरीर सुगंध से व्याप्त हो रहा है। अर्थात स्वर्णिम आभा वाला राधा का शरीर अति आकर्षक बन गया है। उसकी छाती छोटी सी है, अर्थात छाती में अभी उभार नहीं आया है, और उसके बाल बिखरे हुए हैं। वह आयु की बहुत छोटी है, परंतु बहुत चतुर और चालाक है। अल्पायु राधा के रूप सौंदर्य का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है, और राधा को चतुर और चालाक शायद इसलिए माना जाता है कि हम जिसकी संगत में रहते हैं उसके अनुसार उस संगत का हमें वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। तो राधा जी ने किसकी संगत की है? श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण भी चतुर और चालाक हैं, तो चतुर और चालाक श्री कृष्ण के साथ रहकर राधा जी भी यहाँ पर्याप्त रूप में चतुर और चालाक बन गई है। फाग खेलने का वर्णन होने से इसमें राधा के श्रृंगार विलास की व्यंजना भी अव्यक्त हुई है। इसमें अनुप्रास, परिकर और काव्यलिंग अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, जो वास्तव में बहुत ही अनूठा है, और सवैया छंद की यति गति वास्तव में इसमें प्रशंसा कही जा सकती है। अब है पद्माकर कवि का जो अगला जो पद आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है वो पद इस तरह से है। सीज ब्रज चंद पे चलियो मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात, कहे पद माकर त्यो सहज सुगंध ही के, पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात, धरत जहाई जहाँ पग है प्यारी तहाँ, मंजुल मजीट ही के माठ से डरत जात, बारन ते हीरा सेत सारी की किनारन ते, हारन ते मुक्ता हजारन झरत जात।
अंतिम पंक्ति देखिए कि हारन ते मुक्ता हजारन झरत जात। यहाँ प्रस्तुत जो पद है वो वास्तव में पद्माकर कवि का बहुत ही अनूठा पद माना जा सकता है। और ब्रज चंद, सबसे पहले कठिन शब्दार्थों का अर्थ यहाँ जान ले। ब्रज चंद किसको कहा गया है? ब्रज के चंद्रमा अर्थात श्री कृष्ण। मुख चंद यानी मुख रूपी चंद्रमा, रूपक अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। मंद सो यानी धूमिल सा, कन यानी कमल, और पग यानी पैर, कदम, मंजुल बहुत ही सुंदर, मजीठ यानी महावरी, माठ यानी घड़े, मटके घड़े, मुक्ता मोती। प्रस्तुत जो अवतरण है वो कवि पद्माकर द्वारा रचित सौंदर्य वर्णन से संबंधित पद माना जा सकता है और इसमें नायिका या राधा के रूप सौंदर्य को अनुपम बताया गया है। उस सुंदरी राधा ने जब श्री कृष्ण के पास जाने का उपक्रम किया तो उस समय उसका मुख रूपी चंद्रमा की चांदी की कांति को भी फीका कर रहा था। सीज ब्रज चंद पे चलियो मुख चंद जाको चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात। यानी जिस समय राधा श्री कृष्ण के पास जाने का उपक्रम कर रही थी तो उस समय उनका जो मुख रूपी जो चंद्रमा है वो चंद्रमा की चांदनी की कांति को भी फीका कर रहा था। पद्माकर कवि आगे कह रहे हैं, काहे पद्माकर त्यो सहज सुगंध ही के पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात। कि उनके चलने से उसके शरीर की जो स्वाभाविक सुगंध की राशि से वनों और कुंजों में मानो जैसे कमल भरते जा रहे हो, कमल खिलते जा रहे हो, कमल की सुगंध वहाँ फैलती जा रही हो। आगे वो कहते हैं कि धरत जहाँ पगे है प्यारे तहाँ मंजुल मजीठ ही के माठ से ढरत जात। यानी वह प्यारी राधिका जहाँ जहाँ भी अपने कदम या पैर रख रही थी वहाँ सुंदर मजीठ के घड़े मानो ढुलक जाते थे। मजीठ यानी महावरी, मेहंदी। उसकी शुभ्र साड़ी के किनारों से के हिलने से अनेक हीरे तथा हृदय पर स्थित हार से हजारों मोती झरते जा रहे थे। बारन ते हीरा सेत साड़ी की किनारन ते बहारन ते मुक्ता हजारन झरत जात। यानी शुभ्र रंग की साड़ी के किनारों के हिलने से अनेक हीरे तथा हृदय पर स्थित हार से हजारों मोती मानो झरते हुए जा रहे थे। राधा के पैर महावर्ष से रक्त वर्ण के थे, इसके लिए कवि ने मजीठ के घड़े ढुलक जाने की जो कल्पना की है वो वास्तव में बहुत ही अनूठी कल्पना कही जा सकती है कि गौरवर्ण राधा का जो पैर है और उस पैर की जो एड़ी है, उस गौरवर्ण की राधा के पैर की जो सुंदर एड़ी है वो भी लाल रंग की है और उसने उसके अंतर्गत क्या लगा रखी है? महावर लगा रखी है, मेहंदी लगा रखी है। और जहाँ जहाँ से वो जा रही है, जहाँ जहाँ भी उसके चरण कमल पड़ रहे हैं, वहीं यहाँ ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे मजीठ के जो मटके हैं वो वहाँ पर ढुलक गए हो, लुढ़क गए हो या बिखेर दिए गए हो। शुभ्र साड़ी की चमक या किनारों से मानो हीरे झर रहे थे, अर्थात अतिशय चकाचौंध वहाँ पर फैल गई थी। और रूपक है इसमें, उत्प्रेक्षा का कवि ने प्रयोग किया है, उपमा अलंकार का प्रयोग हम मान सकते हैं, यमक है, अनुप्रास है और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग करके कवि ने अपने इस कवित छंद को बहुत ही मनोहारी छंद बना दिया है। तो वास्तव में जो पद्माकर जो कवि हैं उनका काव्य का जो एक प्रकार का जो आनंद है कि प्रकृति वर्णन और नायक नायिका का जो एक रूप सौंदर्य का जो वर्णन उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया है कि राधा अपने नायक श्री कृष्ण के जैसे ही चतुर और चालाक है, तो उसकी चतुर और चालाकी का यहाँ अनूठा उदाहरण उन्होंने अपने इस काव्य में प्रस्तुत कर दिया है। और साथ ही अब वो ये कह रहे हैं कि राधा ने अपने पैरों की एड़ियों में महावरी लगा रखी थी और जहाँ जहाँ भी वो पैदल चल रही थी तो पैदल चले जाने के कारण उनके लाल रंग के पैर चरण जहाँ भी पड़ रहे थे वहाँ उस स्थान को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वहाँ पर बिल्कुल मजीठ के जो मटके हैं, मजीठ ही के माठ, मजीठ के मटके वहाँ पर बिखेर दिए गए हों। और मजीठ किसको कहा गया है? ये बिल्कुल महावरी को, मेहंदी को, कि मानो जहाँ जहाँ भी वो चरण डाल रही है वहीं पर यहाँ मजीठ के मटके किसी ने लुढ़का दिए हो और मानो वहाँ पर मजीठ बिखर गया हो और मेहंदी बिखर गई हो और लाल रंग के पैरों को देख कर यहाँ धरती भी यहाँ लाल रंग की हो गई हो। तो ये जो वर्णन है, ये जो प्रयोग है वो कवि पद्माकर का एक अनूठा प्रयोग माना जा सकता है और राधा का बिल्कुल
एक प्रकार से फाग खेलने समय का वर्णन, रूप सौंदर्य का वर्णन, और वहाँ राधा के मुखमंडल को यहाँ चंद्रमा के मुखमंडल से भी ज़्यादा अच्छा माना गया है। और इस तरह से राधा के मावर लगाए जाने का और मजीद के घड़े ढुलक जाने की कल्पना यहाँ जो कवि ने की है वो वास्तव में अनूठी है। उनकी शुभ्र साड़ी के हिलने से और चमक या किरणों से मानो हीरे झर रहे थे, अर्थात अतिशय चकाचौंध चारों तरफ वहाँ फैल गई थी। तो वास्तव में कवि जो प्रकृति का जो चित्रण करते हैं वह वास्तव में उनका जो वर्णन है अनूठा है, और इसीलिए कवि पद्माकर को यहाँ प्रकृति का एक सुकुमार कवि माना गया है। आज के इस व्याख्यान में प्रिय विद्यार्थियों बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको कवि पद्माकर के जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो अन्य पद हैं उन पदों की विस्तृत व्याख्या आपको करके बताई जाएगी। धन्यवाद।